Now, just as all of you, बच्चे प्लस वन क्लास सब्जैक्ट केमिस्ट्री ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ फर्स्ट ਲੈਕਚਰ है और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 1 ਲੈਵਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ दैट इज डाल्टन। डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दे दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और जो नया गल दसती कि दुनिया च जिहड़ा भी सबस्टांस है, जिहड़ा मर्जी कोई सबस्टांस है, भावें लिविंग भावें नॉन लिविंग, हर एक चीज़ कितना बनी है एटम्स। नॉन लिविंग सबस्टांस के केस हर एक चीज़ एटम्स बनी है, लिविंग थिंग्स के केस हर एक चीज़ या हर एक लिविंग बीइंग कितना बनया सैल्स ना। एटम सेल दैट्स इक्विवेलेंट, एटम इज अ नॉन लिविंग, सैल इज लिविंग। सो कहना होगा बच्चे हर एक चीज़ एटम्स बनी है, यह गल डाल्टन ने कहती। और इत्थे बच्चे सारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। इस तो बाद बच्चे वखरे वखरे साइंटिस्ट है जिन्होंने यह दसिया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। सब तो पहले थॉमसन आया, उन्हें अपने हिसाब से दसिया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोहर आया, सोमरफेल्ड आया, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। बड़िया सारी गल्लां जो तुसीं अगे इस चैप्टर च पढ़ोगे। पर जिहड़ा बच्चे स्टार्ट सीगा प्लस 1 केमिस्ट्री का कह लो दैट स्टार्टेड बाय डाल्टन। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे दी दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आज बच्चे इस यही गल पहला असीं स्टार्ट करांगे जो कि साडी इस चैप्टर की जनरल इंट्रोडक्शन हैगी। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही बच्चे ध्यान नाल गल समझनी। सो जनरल इंट्रोडक्शन और ये बच्चे सब तो पहले गल आएगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तुसीं अपने बच्चे शायद छोटियां क्लासेस में पढ़िया हो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की है, पर असी बच्चे बिल्कुल स्टार्ट तो करना, बिल्कुल बेस तो करना। यह बच्चे प्लस 1 क्लास केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट लैक्चर है। मैं बच्चे बिल्कुल ही बेस तो चलना ताकि तुहानूं अगे जिहड़ी केमिस्ट्री है तुहाडा बेस स्ट्रोंग बन सके नैक्सट तुहाडी हायर केमिस्ट्री वास्ते। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बच्चे कोई सबस्टांस नॉन लिविंग सबस्टांस है। अगर लिविंग की गल नहीं करनी, लिविंग बायो च गल होती है, पर बेसिकली भावें नॉन लिविंग है भावें लिविंग सबस्टांस है, हर चीज कितना बनी है एटम्स। सो एनी सबस्टांस कितना बने एटम्स है, मुझे छोटे छोटे एटम्स है। अगर लिविंग सबस्टांस होंदा वो भी एटम्स होंदे, पर लिविंग थिंग्स के केस लिविंग बीइंग्स के केस जिहड़े एटम्स है सब तो छोटा पार्टिकल है उन्हें तुसीं सैल कहते हैं, वो अगे इसी गल डिस्कस नहीं करनी। नॉन लिविंग सबस्टांसिस जिहड़े बने हैं वो कितना बने हैं एटम्स। सो दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट स्टेट्स दैट अब जैसे बिल्कुल लाइन टू लाइन से लिखनी। इट स्टेट्स दैट every substance is made up of atoms। हर एक सब्सटेंस कितना बने एटम्स। एटम्स आर so much small in size। एटम्स बच्चे इन्ने कुछ छोटे होंगे कि असी अपनी सिंपल नेल आई नाल नहीं देख सकते, सिंपल अख नाल नहीं देख सकते। एटम्स आर सो मच स्मॉल इन साइज दैट they can't be seen with naked। सिंपल अख नाल सी नहीं सकते। अगर बच्चे असी सिंपल अपनी अख नाल नहीं देख सकते तो किस देखांगे? दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स, हाई पावर माइक्रोस्कोप्स।
with the help of high power instruments or microscopes. लो बच्चे ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਐਟਮਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਟਮ ਦਾ ਬਣੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਟਮਸ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਟਮਸ ਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟਮਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਥਾਮਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਥਾਮਸਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਬੋਹਰ ਨੇ ਬੋਹਰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਲ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਡਾਰਕ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਟਮਸ ਦਾ ਬਣੀ ਨਾ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਡਾਰਕ ਐਟੋਮਿਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਸ that is nucleus और ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ shells ਜਾਂ orbits that is an so ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਐਟਮਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਫੜ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਐਟਮ ਤੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ हैं ऑर्बिट्स so any atom consists of two parts यहाँ पे दो parts हैं first is nucleus और second is shells जिन्हों से ऑर्बिट्स ठीक है सो कोई भी एटम दो हिस्सों में बना होता न्यूक्लियस और आले दुआले वाले क्या होंगे शेल्स या ऑर्बिट्स हुण बच्चे कोई भी एटम है सानू पता लग गया कि न्यूक्लियस है और ओदे आले दुआले शेल्स हुण बच्चे किसी भी एटम च बड़े पार्टिकल्स होंदे दे आर कॉल्ड एज एटॉमिक पार्टिकल्स और न्यूक्लियर पार्टिकल्स बड़े तरह के पार्टिकल्स पर बच्चे तीन एवं दे विच पार्टिकल्स है जिहड़े फंडामेंटल सेंस ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਟਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਐਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟੈਂਡਸ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੋ ਐਨੀ ਐਟਮ ਹੈਜ਼ 3 fundamental particles present inside it. हर एक एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स ਜਿਹੜੇ present ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ these are so these fundamental particles are ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਹੈ so first is electrons second is protons or third is neutrons ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਿਊਟਰॉन्स ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸ਼ੈਲਸ ਐਸਾ ਸ਼ੈਲਸ
या ऑर्बिट्स। और बचे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस बचे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अगर याद रखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। फिर बच्चे देखो, हूँ बच्चे किसी भी एटम सानू पता लग गया प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ते इलेक्ट्रॉन्स है। एक बच्चे होर तुहानू पता है कि जिहड़े तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है इन्हां दा मास और चार्ज ये बच्चे सानू एक आना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक +1 नॉन मेडिकल मेडिकल लेवल के स्टूडेंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बारे चंगी तरह पता होना चाहिए और मास और चार्ज बारे। सो न्यूट्रॉन बच्चे की है, दे आर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर सिंपल, सो दे आर पार्टिकल्स। इन्होंने बच्चे कोई ना कोई मास होएगा, अगर कोई पार्टिकल है तो कोई ना कोई मास होएगा। चौक है, चौक पार्टिकल एक तरह का इस तरह का सब्सटेंस है, इसका मास होएगा। सो हर एक पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, सो इन्हों का भी मास होएगा और बच्चे इन्हों का कोई ना कोई चार्ज भी होएगा। हम बच्चे याद रख इलेक्ट्रॉन का बच्चे का मास होता दैट इज 9.1 into 10⁻³ kg। मास के होता kg, kg is the unit of mass and all the number, so 9.1 into 10⁻³ kg है बच्चे इलेक्ट्रॉन का मास है। बच्चे तुसी याद रखने सारी गल्लां वाली। प्रोटॉन ਇਹਦਾ मास कितना बच्चे 1.67 10⁻27 kg। ਹੁਣ बच्चे तुसीं मैनूं ध्यान नाल दसो दोनों चों मास किहदा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? हुण एक जिहड़ा बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ता पिया जिन्होंने समझ है मैथमैटिक्स की, वो कहेगा सर 9 तो शुरू हो रहा है 1 तो शुरू हो रहा है, 9 तो शुरू होने वाली टर्म ज़्यादा, सो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बच्चे ध्यान रखियो, नो डाउट 9 तो शुरू होता पाया, 1 तो शुरू होता पाया, पर इत्थे की है 10⁻31, इत्थे की है 10⁻27। और बच्चे याद रखियो 31 इज मोर देन 27, हमें पता। पर अगर बच्चे -31 आ जाए -27 आ जाए फिर -27 -31 नालों की है ज़्यादा है। सो इस बच्चे 10⁻27 10⁻31 नालों ज़्यादा और 4 जीरोस का फर्क है। सो कहना मतलब बच्चे ए मास ए मुकाबले बहुत ज़्यादा। सो प्रोटॉन इज हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। रहता बच्चे तुम थोड़ा आगे करके पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का पार्टिकल, सबसे ज़्यादा हल्का पार्टिकल है। एक तो भी अगे हल्के पार्टिकल्स है पर इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। जिन्ने भी तुम पार्टिकल्स ना डील करोगे +1 +2 सो उसके हिसाब से बच्चे इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल। प्रोटॉन बच्चे 1.67 10⁻27 kg की है भारा है 10⁻4 टाइम्स भारा, क्योंकि 10⁻4 लगावांगे ये चीज बनेगी। सो 10⁻4 टाइम्स की है ज़्यादा भारा प्रोटॉन। बच्चे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भार बच्चे कितना 1.67 10⁻27 kg। देखो बच्चे दोनों का भार की है सेम लिखा है 1.67 into 10⁻27 1.67 into 10⁻27। एक्चुअली बच्चे दोनों का भार सेम होता पर एग्जैक्ट सेम नहीं होता, थोड़ा जहा फर्क होता। न्यूट्रॉन थोड़ा जहा भार होता, ए 1.67 होता ए 1.67 होता, बड़ा माइनर जहा फर्क है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जिथे भी सानू प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भार की लोड़ पेगी उस थां ते असी दोनों का भार की है सेम लैके ही चलते हैं। अदरवाइज थोड़ा फर्क है 1.672 है 1.675 है, सो माइनर जहा फर्क। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार ऑलमोस्ट की है सेम है, पर अगर एग्जैक्ट देखिए तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन दैट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की है सब तो हल्का रैदर बहुत ज्यादा हल्का। ऐ बच्चे होगी मास की गल। हुण बच्चे की हुंदा नेचर है जिहड़ा कुदरत है, कुदरत ने कुछ पार्टिकल्स एवें दे बनाए जिन्होंने उत्ते उन्हें चार्ज रखा है। हुण देखिया गया जदों असी कभी इलैक्ट्रॉन को देखिया ए इलैक्ट्रॉन एक तरह का पार्टिकल है, इलैक्ट्रॉन पार्टिकल
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਚਾਰजेस ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਟਸ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਚਾਰजेस ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟਸ ਬਾਈ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿव, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ए गल देखी, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। हुण बच्चे इलैक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है। हुण अगर बच्चे इलैक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू होएगी। सो बच्चे देखा गया इलैक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज की कितनी वैल्यू 1.6 into 10 to the minus 19। ए बच्चे जिहड़ा इलैक्ट्रॉन उत्ते चार्ज है ए उहदी वैल्यू है। और बच्चे हर एक चीज का यूनिट होंगे, जिस मास का यूनिट केजी है, टाइम का यूनिट सैकेंड है, लेंथ का यूनिट मीटर है, उस टाइम बच्चे चार्ज का यूनिट की होंगे कूलम। सो इसका आंसर है कूलम चाहेगा। सो इलैक्ट्रॉन का मास इन्ना और चार्ज इन्ना, यह गल बच्चे अज याद रख लो। यह मेरा तुहानू अज अपने फर्स्ट लैक्चर दसदा है, यह हर थां ते लोड़ पैनी है। सो तुहानू पता होना चाहिए इलैक्ट्रॉन का मास और चार्ज। हुण बच्चे जी प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज वैल्यू कितनी है, वैल्यू बच्चे वही है जो इलैक्ट्रॉन के चार्ज। सो इलैक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to minus 19 कूलम, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू क्या हुई है 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। बस इत्थे माइनस है, इत्थे प्लस है, ये गल ध्यान रखना। इत्थे माइनस ही, इत्थे माइनस है, मींस वैल्यू की है सेम। बस ए नेगेटिव है पॉजिटिव। लो बच्चे ए तुहानू इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तिन्हां दा मास और चार्ज की है पता लग गया। सो सानू बच्चे हुण तक यह गल पता लग गई है कि किसी भी एटम की है तीन तरह के पार्टिकल्स होंगे हैं, इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन्स शैल्स विच प्रेजेंट होंगे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे हैं। और इलैक्ट्रॉन का मास चार्ज, प्रोटॉन का मास चार्ज और न्यूट्रॉन का मास चार्ज इन्ना होंदा। बच्चे तुहानू समझ होगी सारी गल ना। अगे बच्चे हुण बच्चे अगर मान लो एक चौक विच एटम्स है, मैं चौक विचों कोई एटम बाहर करता, एडे बेंचेस है, बुक्स है, पेंसिल्स है, इन्हां चों एटम्स बाहर करता ते हर एक एटम मैं तुहानू दस्सिया इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होणगे। पर बच्चे फर्क की होएगा, जिहड़ा एक चौक का एटम होएगा ते एक पेन का एटम होएगा या एक फैन का एटम होएगा या एक बुक हुक का कोई एटम होएगा, फर्क की है? फर्क बच्चे उन्हां च प्रोटॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स ते न्यूट्रॉन्स दा है। किसी इलैक्ट्रॉन्स घट है, प्रोटॉन्स घट है, किसी इलैक्ट्रॉन्स वध है, प्रोटॉन्स वध है, न्यूट्रॉन्स घट है। हर एक वक्रे वक्रे सबस्टांस जिहड़े एटम्स है उन्हां च इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का की है फर्क है। पर बच्चे यह गल पक्की है, तुसी कोई भी एटम किसी भी सबस्टांस का चूज करते जे, किसी भी सबस्टांस चो बाहर करते जे और उन्होंने देखते जे माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो तुहानू बच्चे एक गल साफ नजर आएगी कि किसी भी एटम च जिन्ने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उन्ने ही बाहर इलैक्ट्रॉन्स होंगे, यह गल श्योर है। सो इन एनी एटम, किसी भी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स inside the nucleus is equal to number of electrons in the shells। बच्चे गल याद रखो, जिवें फॉर एग्जांपल अगर मैं तुहानू कहना कि एटम है, इहदे अंदर 5 प्रोटॉन्स है, ठीक है। सो न्यूक्लियस अंदर 5 प्रोटॉन्स। हुण न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हुण बच्चे गल्लां ध्यान नाल समझी जाओ। न्यूट्रॉन्स जिहड़े गया ਉਹਦਾ कोई पक्का तरीका नहीं है कि जिन्ने प्रोटॉन्स होने न्यूट्रॉन्स होने। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन तो वध भी हो सकते हैं, घट भी हो सकते हैं, पर बेसिकली की देखा गया अनलैस कोई कभी एक्सैप्शन होगी, अदरवाइज जिहड़े न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो जां ते प्रोटॉन्स के बराबर हुंदा ते जां प्रोटॉन्स तो वध हुंदा, घट नहीं हुंदा कभी भी। ਇਹ ਤਾਂ थोड़ी देर बाद अगे समझ लगेगी। सो अगर 5 प्रोटॉन्स है
मैं कहना ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 5 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹਨ ਇਵਨ ਲਿਖਿਆ number of protons inside the nucleus is equal to number of electrons in the shells ਇੰਨੇ ਬਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ 5 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝੋਗੇ ਉੱਥੇ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਆਉਂਦੇ ਆ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 18 ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ 5 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਸੋ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਉੱਧਰ ਤਿੰਨ ਪੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਐਨ एटम और किसी भी एटम जिन्ने प्रोटॉन्स है उन्ने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 5 प्रोटॉन्स है तो 5 जी की है इलेक्ट्रॉन्स है न्यूट्रॉन्स का कोई कंडीशन नहीं है ਵੱਧ हो सकते घट हो सकते पर जनरली न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज मोर इन नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स अगर याद फॉर एग्जांपल हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे और इतने बच्चे ऐसी एक गल नोट कर लेंगे जनरल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन दैट ऑफ than that of protons. So number of neutrons are more than that of protons. अब चाहिए general in an exceptions are always there. So ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ इलैक्ट्रॉन्स कितने होंगे प्रोटॉन्स कितने होंगे और जिन्ने प्रोटॉन्स होंगे उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स वध घट हो सकते पर जनरली जिहड़े हैगे वो प्रोटॉन्स नाल ज़्यादा होंगे फिर बच्चे टर्म होंदी है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम कोई भी एटम है बच्चे हर एक एटम का एक एटॉमिक नंबर होता सो हर एक एटम वास्ते अलग अलग एटॉमिक नंबर होएगा सो एटॉमिक नंबर की है बच्चे किसी भी एटम का किसी भी एटम जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर बस वही बच्चे वो एटॉमिक नंबर सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज equal to the number of protons inside the nucleus याद रखो किसी भी एटम के न्यूक्लियस जिन्ने प्रोटॉन्स हैं वही उस एटम का की है एटॉमिक नंबर हुण बच्चे हर एक जो भी टर्म होती है कोई ना कोई सिंबल होता हुण एटॉमिक नंबर का सिंबल सारे दिमाग च आंदा ए क्योंकि ए तो शुरू होंदा जिस मास है मास का सिंबल एम है ठीक है ना क्या मास का सिंबल एम होंगे हमेशा लैंथ का सिंबल एल होंगे टाइम का सिंबल टी होंगे कोई जितों कोई वर्ड शुरू होता पहला अक्षर की है वो सिंबल बना लें सो एटॉमिक नंबर का सिंबल साढ़े दिमाग आता ए होंगे पर बच्चे एटॉमिक नंबर का सिंबल की है Z इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z that is atomic number of atom
equal number of protons. ठीक है बच्चे, यह हो गया एटॉमिक नंबर। आपसे एक टर्म दिया हुआ मास नंबर ऑफ द एटम। मास नंबर बच्चे किसी भी एटम का क्या होता? इट इज इक्वल टू sum of number of protons and number of neutrons inside the nucleus. So किसी भी एटम के न्यूक्लियस विच जिन्ने प्रोटॉन्स है ते जिन्ने न्यूट्रॉन्स है तुसी उन्हां दोनों नूं प्लस कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मास नंबर ऑफ द एटम। और यह बच्चे दिमाग चलता है जिवें एम तो शुरू होएगा और बच्चे का सिंबल है ए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दैट इज मास नंबर ऑफ द एटम which is A, that is equal to number of protons plus number of neutrons. That is mass number of the atom, number of protons plus number of neutrons. So बच्चे से दो टर्म्स आ गए, मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का। एटॉमिक नंबर की है जिन्हें किसी एटम के न्यूक्लियस प्रोटॉन्स है वही एटॉमिक नंबर है। मास नंबर की है जिन्हें एटम के न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन्हां दोनों को प्लस कर। हुण बच्चे ਅਸੀਂ एक एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Any atom is represented by something represent करना एटम का सिंबल लिखो। हर एक एटम का कोई ना कोई सिंबल होगा। कार्बन है सिंबल है सी, सोडियम का सिंबल है Na, तो छोटियां क्लासेस पढ़िया, बाकी फिर मैं तुहानू दसदा। सो हर एक एटम का बच्चे कोई ना कोई सिंबल, तुसीं वो सिंबल लिखो ते सिंबल लिखने तो बाद उत्ते बच्चे लिखना होंदा मास नंबर और थल्ले बच्चे लिखना होंदा एटॉमिक नंबर। उत्ते चाहे राइट साइड पे लिख लो चाहे लेफ्ट साइड पे लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मास नंबर उत्ते लिखना। उत्ते लिखने का मतलब उतली जी बच्चे पोजीशन होंगी है इन्होंने बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इन्होंने सुपरस्क्रिप्ट लिखना। और एटॉमिक नंबर को थले लिखना चाहे अंदर चाहे अंदर, इन्होंने बच्चे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ बच्चे दे बेसिक गल देखो मैं दस जिवें हुण सोडियम एटम is represented by Na लिखो, Na उत्ते लिखे उत्ते मास नंबर थले एटॉमिक नंबर और इन्होंने बच्चे ऐसा लिखते हैं 23 हुण बच्चे ए तुहानू जो भी सोडियम लिखा गया ऐसा लिखा है। हुण एहदे तो बच्चे असीं की इंफॉर्मेशन असीं लभ सकदे देखो देखो तुहानू ऐसा गल पूछी जाएगी। और इस वजह से पूछा है फाइंड मास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लो ऐसे बच्चे क्वेश्चन करना मेरे ख्याल में बच्चे तुझे कर सकते थे। देखो हम किस तरह करें,
पहले बच्चे सिंबल देखो, सोडियम का सिंबल इस ना, जो बच्चे उत्ते टर्म लिखी होती है वो की होंदा मास नंबर, जो थले टर्म लिखी होती है वो की होंदा एटॉमिक नंबर। लो दो गल्लां पता लग गया सब कि सोडियम जो एटम है ਉਹਦਾ मास नंबर कितना 23, ਇਹਦਾ एटॉमिक नंबर कितना 11। दो गल्लां हमें पता लग गया, सिंबल तो सानू इन्फॉर्मेशन मिल गई मास नंबर और एटॉमिक नंबर की। हुण बच्चे अगे एटॉमिक नंबर बाय डेफिनेशन जिन्ने किसी एटम च प्रोटॉन्स होंगे हैं वही ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर होंदा, और अगर किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वही एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग गया। फिर बच्चे अगे देखो, तुसी अपने नोट्स देखो, चेक करो, मैं तुहानू उत्थे गल दसी है किसी एटम च जिन्ने प्रोटॉन्स होंगे हैं उन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंगे हैं। न्यूट्रॉन्स की कोई पक्की कंडीशन नहीं है, पर जिन्ने प्रोटॉन्स है उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स है। सो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिन्ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, सो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने आ गए 11। ना बच्चे लास्ट रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ए बच्चे असं पता करांगे मास नंबर के फार्मूले तो। मास नंबर का की फार्मूला, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ जी, मास नंबर कितना 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11। लो 23 माइनस 11 दैट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको सोल्व करो दैट्स 12। सो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए। लो इस तरह बच्चे तुहानू समझ होनी चाहिए सारी गल दी। ए बच्चे मैं तुहानू जनरल इंट्रोडक्शन ही दस दी है, ए प्लस वन केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इन्हें बच्चे चंगी तरह करो। नैक्सट बच्चे असं चैप्टर से कंटिन्यू करना बहुत ही वधिया तरीके नाल। एक तो बच्चे नैक्सट टॉपिक होएगा दैट इज क्वांटम नंबर्स, वो मैं अपना नैक्सट वीडियो से लेके आना। पर अगले बच्चे मैं तुहानू एक और सवाल दे देना करने लई, ए तुसीं ट्राई कर बच्चे सारियां गल्लां सही लभणियां। ठीक है, यूरेनियम एटम इस बच्चे सारी चीजें इस तरह लभणियां तुसीं ट्राई करना। नैक्सट लैक्चर में पहले तुहाडे कोल आंसर पूछांगा, उस टाइम तुसीं मैनूं दसना और